नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा है गृह मंत्री अमित शाह ने उन विवादित बिलों पर आज विस्तृत चर्चा किया एएनआई के पत्रकार स्मृति प्रकाश से। अमूमन ये गुजराती लोग सभी पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते, बड़े बड़े को नहीं देते तो हमको कैसे देंगे। बड़े बड़े का मतलब ये नहीं है कि वो जो विदेशी फंडिंग पर लेते हैं और लंबी चौड़ी भाषण देते हैं। बड़े का मतलब कि वो साफ बोलते हैं, भारत का मुद्दा बड़ा रखते हैं, अपने को छोटा और सामने वाले को भी लेवल में रखते हैं। ऐसे पत्रकार बहुत कम हैं। लेकिन फिर भी स्मृति प्रकाश इस देश की पत्रकार हैं, तेज तरार होनहार हैं और उन्होंने जरूरत की बात पूछ ली, लेकिन दो चार बात तो अच्छी उसमें निकल के आई गई। विश्लेषण उसी पर करते हैं। हालांकि अमित शाह हमारे सामने होते तो कुछ और प्रश्न पूछे जाते थे, वो मैं कई बार आप अपने चैनल के माध्यम से पूछ ले। वो अमित शाह के पास जाते होंगे क्योंकि मैं अमित शाह टैग करता हूँ और उनके फॉलोअर्स उनको बताते होंगे, बड़ा विशेषज्ञ टीम है उनके पास, तो जाता ही होगा। लेकिन हम जैसों को कहाँ से वो बताएंगे। बात करते हैं आज अमित शाह के उस साक्षात्कार के अंश का। असल में अमित शाह ने स्मृति प्रकाश को बुला करके क्यों इंटरव्यू दिया, या स्मृति प्रकाश ने अमित शाह से क्यों इंटरव्यू दिया, यह बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये समझ जाएंगे तो आपको पूरे इंटरव्यू की वजह समझ में आ जाएगी। असल में क्या है कि जैसे वो बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हंगामा हो गया और वो संयुक्त संसदीय समिति को रेफर कर दी गई। अब संयुक्त संसदीय समिति में जाने के लिए कोई पार्टी तैयार नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हम तो जाएंगे ही नहीं। शरद पवार की बेटी ने कहा कि विचार करना पड़ेगा, हम लोग मतलब सभी लोग सर्वमान्य विरोध है। तो इस बिल की जो चीज अमित शाह लोगों को बताना चाहते हैं वो बातें कैसे जाएंगी, तो स्मृति प्रकाश माध्यम बने। इस देश में पत्रकार ही तो माध्यम बनते हैं ना सरकार की बात को बताने के लिए, क्योंकि पार्लियामेंट में आपने बात होने नहीं दी। तो अमित शाह ने स्मृति प्रकाश को बुलाया या स्मृति प्रकाश ने अमित शाह को बोला। अब ये मामला नहीं है क्योंकि ना तो अमित शाह ने मेरे को फोन किया कि राकेश परमार मैंने स्मृति प्रकाश को बुलाया है, ना स्मृति प्रकाश ने मेरे को फोन किया कि राकेश में अमित शाह को मिले। तो यह चर्चा नहीं है। चर्चा ये है कि दोनों लोग एक जगह बैठे और उस पर चर्चा हुआ। तो सबसे ज्यादा जोड़ जो था अमित शाह का वो यह कि भाई देखिए, राहुल गांधी दोहरी मापदंड रखते हैं और वो दिख रहा है। वो ऐसे है कि जब मनमोहन सिंह साहब प्रधानमंत्री थे और लालू प्रसाद उनके मंत्री थे, लालू प्रसाद आकंठ घोटालों में लिप्त थे, कई तरह के केस उनके पास थे और जेल कभी भी जा सकते थे। अगर केंद्र में उनकी सरकार समर्थन नहीं कर रही होती तो कब का जेल गए होते। तो लालू प्रसाद ने सरकार पर दबाव बनाया कि भाई कुछ ऐसा रास्ता अपनाओ ताकि आप भी चलते रहो और हम भी चलते रहें। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया, वो मसौदा जारी करना बोलते हैं ना, अध्यादेश जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, अध्यादेश जारी किया कि भाई इस तरह के अपराध में 2 साल से ऊपर के जो अपराध बनते हैं उसमें फौरी राहत दिया जाए। मतलब वो सीधा सीधा अपराध और अपराधियों को बचाने का प्रयास था। मनमोहन सिंह साहब ने लालू प्रसाद के दबाव और सोनिया गांधी का आदेश पर बिल पास कर दिया। लेकिन उसी का सोनिया गांधी का अपने पुत्र को फोन गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और जाओ उसमें एकदम छवि चमकाओ और बिल को फाड़ करके बताओ कि मनमोहन सिंह से बड़ा मैं आदमी हूँ। पूरे देश को तुम्हारे हैसियत की पता चल जाएगी और मनमोहन सिंह की औकात की जानकारी हो जाएगी। और दूसरा कि राजनीति में शुचिता और सफाई की तुम कितना ज़्यादा कदर करते हो, मतलब अपराध और अपराधी से कितनी घृणा है तुम्हारे मन में। जाओ और ये जा करके तुम एक तीर से कई निशान करोगे। तुम्हारे पूज्य दादी जी ने भी जो बिल लाई थी उसमें उन्होंने अपने को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति को बचा दिया था। तुम जा करके सब पर पानी फेरो और अपना परिवार का नाम रोशन करो। माँ की आज्ञा पाके आज्ञाकारी पुत्र टपका एकदम। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, प्रेस क्लब में हो रही थी, अजय माकन बोल रहे थे, एकदम धूमकेतु की तरह से उत्पन्न हुए राहुल गांधी। सब लोग खड़े हो गए, राहुल गांधी बैठे और बस मेरे ख्याल से 1.5-2 मिनट ही बैठे होंगे और उन्होंने अंग्रेजी में बोला कि आई थिंक इन माई ओपिनियन दिस बिल इज डोंट एंड थ्रोन। मतलब उसका जो हिंदी मैं समझ पाया
उसका यह कि यह बिल फाड़ के फेंकने, और मैं उसको एक अलग से सब लगा देता हूँ कूड़े में फेंकने का लायक, क्योंकि वो कूड़े में था और उन्होंने बिल को ऐसे फाड़ करके फेंक दिया। हाँ, राहुल 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 बिल क्या फाड़ा, वो बिल वापस ही होगा, क्योंकि राहुल गांधी के फाड़ देने के बाद मनमोहन सिंह की हैसियत कहाँ थी कि उसको ओके कर देते। मैं विनम्रता से क्षमा मांग रहा हूँ अपने प्रधानमंत्री को हैसियत कहने के लिए, लेकिन यह सच्चाई थी, ये स्वीकारिए और मुझको क्षमा करिए। अब उन्हें हुआ छवि चमकी राहुल गांधी का अपने चमचों से, अपने प्रवक्ताओं से, पेड पत्रकारों से पूरा चलवाया गया कि राहुल गांधी देखिए राजनीति में क्लीनता की प्रतिमूर्ति है। मैं भी उस पर अपना फेसबुक लाइव किया था, यूट्यूब पर भी था, उस तारीख में जाके खोजेंगे तो मिल जाएगा कि मैंने राहुल गांधी के बिल फाड़ते हुए सीन को देखा और मुझे एक अलग तरह का कांग्रेसी दिखा। मेरे हेडलाइन यही था और मैं राहुल गांधी की इससे बिहेवियर से मैं बड़ा खुश हूँ और आशंका है कि लालू प्रसाद बिदकेंगे और ये सरकार गिर जाएगी। लेकिन मेरी आशंका निर्मूल हुई क्योंकि वो बीच का रास्ता निकाला गया। लालू प्रसाद अगर निकल जाते तो सीबीआई उनके पूरे परिवार को बंद कर देती, क्योंकि परिवार में से कोई सदस्य नहीं जिस पर कुछ ना हो। तो लालू प्रसाद सोचे कि मैं जाऊँगा तो बेटा राजनीति आएगा, पत्नी मुख्यमंत्री बन जाएगी, ये मामला तो वो एक अलग विषय हो जाएगा, वहाँ नहीं जाएंगे। आज स्मृति प्रकाश को दिया इंटरव्यू पे है। अब आज जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमित शाह उससे भी बढ़िया बिल ला रहे हैं कि भाई प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो भी हो वो बख्शा नहीं जाएगा। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये बकवास हो रहा है, तो ये दोहरी सोच है। अब राहुल गांधी क्यों ये कह रहे हैं, ये राहुल गांधी का ओपिनियन आना बाकी है। वो तो अभी खैर बिहार में मतदाता वेरिफिकेशन पर अपनी नंबर बनाने गए हैं, जहाँ जाकर के वो फेल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ बड़ा विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई, हास्यास्पद स्थिति कहिए या गुस्सा वाली कहिए। क्योंकि हमारे देश में नेताओं को झूठ बोलने, बरगलाने, देश के चुनी हुई सरकार को स्थिर करने जैसा कोई केस कभी नहीं बना, तो इसलिए नहीं बनेगा। नहीं तो राहुल गांधी सवेरे एक आदमी को ले आके खड़ा करते हैं कि मैं राकेश सिंह परमार, मेरा वोट में नाम था, मेरे परिवार के 6 लोगों का भी नाम था, अब सारा काट दिया गया, मैं तो भारत का नागरिक हूँ। कट। दूसरा फ्रेम चलता है, 1 घंटे के बाद बीएलओ मेरे घर आता, सुन बे ये देख तेरा नाम है, अच्छा। अब मैं उसके मोबाइल पर बोलता हूँ जी मैं राकेश सिंह परमार, मुझे पता नहीं था मेरा नाम था, बीएलओ साहब ने दिखाया तो मेरे सभी लोगों का नाम है, मैं वहाँ गलत बोल गया था। कट। तो ये चल रहा है। वो जो कर्नाटक वाली एक चुनाव का लेकर के दिखा रहे थे, वो सब लोग आके टीवी में बोल गए कि मैं 3 जगह कैसे नाम किया, यहाँ गया वहाँ से हटवाया, फिर वहाँ गया वहाँ से हटवाया, फिर वहाँ गया, अब मैं यूपी में आ गया तो यूपी में करवाया हूँ। अब वो फोटो कभी लेकर राहुल गांधी घूम रहे हैं। एक आदमी के घर में 176 वोट, वो भी आदमी आके कह दिया कि कैसे, तो वो मामला ही फेल हो गया। अब राहुल गांधी बड़ी सफाई से चुनाव आयोग के विरुद्ध कार्यक्रम को बड़ी महीन लाइन हटा करके चुनाव आयोग करेगा, चुनावी कार्यक्रम को तब्दील करेगा, और वहां लगे हुए तो अभी उनका ओपिनियन आया नहीं है। लेकिन मेरे 2-3 प्रश्न हैं आदरणीय अमित शाह साहब। आप कहने में तो बड़ा अच्छा लगता है, आप कह रहे हैं कि देखिए आप पदमुक्त हो जाइए, बहुमत तो आपके साथ है, आप वापस आइए और फिर पद पर बैठे रहिए। यही एक बात का आप सफाई और स्पष्टीकरण दे दें, तब कुछ हद तक समझ में आ जाएगी। मैं आप ही के पार्टी से उदाहरण सामने आपके रख रहा हूँ, उसी का जवाब स्मृति प्रकाश को बुला कर दे दिएगा। मेरे को कह देंगे, मेरा तो नंबर भी आपके पास नहीं होगा, हालांकि आप चाहेंगे तो मैं तो साला कब्र में से आ जाऊंगा, आपके सिपाही खोज लाएंगे। मैं कोई छुपी हुई चीज़ तो हूँ नहीं, मेरा मोबाइल विजुअल है, सब देखते हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर हूँ, और वर्चुअल हो, रोज़ कुछ ना कुछ बोलता रहता हूँ। और API से नंबर ढूंढना है आपके लिए कोई बड़ी बात है नहीं। आपके यहाँ तो तेज तरह हमारे पूर्वांचल का ही अफसर है जो कंप्यूटर आपका देखता है, तो वो उसके पास मेरे नंबर भी है, तो खैर मुश्किल काम नहीं। लेकिन मुझे कहाँ बुलाएंगे आप, और मुझे मतलब ही नहीं आपसे मिलने का। तो मेरा प्रश्न है कि तिरंगा वाले मामले में उमा भारती जी को कोर्ट का सम्मन हुआ और वो कोर्ट में शामिल हैं। नैतिकता की पराकाष्ठा उनमें थी, उन्होंने नैतिकता की वजह से अपने एक विश्वास पात्र को अपनी सीट दे दी। उनको सजा नहीं हुआ वाई, अब वो साहब उमा भारती के लिए सीटें नहीं छोड़े। सीन ऐसा बन गया था कि शिवराज सिंह चौहान तब सांसद थे और मैं शिवराज चौहान के दिल्ली वाले घर में गया था। वहाँ पर उमा भारती और इनके साथ का फोटो था, ये घुटने में थे और उमा भारती उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दे रहे थे, और वो अपने संसद वाला घर में लगाए थे। उमा भारती की स्थिति यह आती कि शिवराज सिंह चौहान उनका फोटो के आगे नीचे अपना फोटो डालते थे कदमों में,
और चुनाव जीत आते थे। और मध्य प्रदेश में यही सीन पूरे मध्य प्रदेश में थी। आज स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उमा भारती को सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया। अंत में वो मध्य प्रदेश की सीमा से सटे भी हिम्मत नहीं कर पाई, तो जाकर के उत्तर प्रदेश के झांसी से संसद का चुनाव लड़ी और आई। मध्य प्रदेश में विधायक और प्रधान तक का फॉर्म भरने की हैसियत खो दी उमा भारती। अब कौन आदमी इस्तीफा देगा उमा भारती की हसर देखने के बाद? अब आते हैं दिल्ली में, आप जहां बैठे हैं वो कुछ ही कदम पर है। आज उनका बेटा है आपके दिल्ली सरकार में मंत्री भी है, परवेश वर्मा, उसके पिता साहिब सिंह वर्मा, उसके पहले मदनलाल खुराना साहब और सुषमा स्वराज जी, वो लोग जिस तरह से हटे और साहिब सिंह वर्मा जिस तरह से मुख्यमंत्री की सीट पर कब्जे आए, क्या उन लोगों के बाद उन्होंने सीट खाली किया? स्वर्ग सिधार गए लेकिन सीट नहीं छोड़ा। अब बताइए उस सीन को देखने के बाद कौन इनको सीट छोड़ने देगा? इस बात का है बाबा, बहुमत तो तब उमा भारती के पास भी था, उमा भारती के नाम पर ही बहुमत नहीं मिला था, लेकिन राजनीति में प्रवेश मिली उनको, मध्य प्रदेश ही छोड़ना पड़ा। और जिसकी आशंका मुझे और सबको है, हालांकि मनोज झा को मैं नीरा अनपढ़ मानता हूँ, प्रोफेसर है, डिग्रीधारी है, डिग्रीधारी और पढ़ा लिखा में अंतर होता है। डिग्री पास को बोलते हैं और पढ़ा विद्वान अलग बोलते हैं। मैं बिल्कुल अविवेकी आदमी मानता हूँ मनोज झा को, वही जनता दल मतलब राजद वाला, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। आज उसने बताया भी कि वो बाह्य विरोधी और अंतः विरोधी दोनों से परेशान है। आप अंतः विरोधी लखनऊ वाले को निपटाना चाहते हैं, मैं नामे रख रहा हूँ, पूज्य योगी आदित्यनाथ। कल्पना करिए कि किसी भी मामले में, या वैसे ही अभी गणेश चतुर्दशी का त्यौहार चल रहा है, कोई जाके कहे पूज्य योगी आदित्यनाथ कि आप संत हैं, साधु हैं, पूजा पाठ आपका काम है, काम करिए, गणेश जी की वंदना 3 दिन तक आप मठ में करिए, 3 दिन तक आप मौर्य को या पाठक को अपना सीट दे दीजिए, 3 दिन बाद आइएगा। 3 दिन छोड़िए, 3 मिनट जैसे ही शपथ का पूरा होगा, दोनों में से जो बनेगा, सबसे पहले पुलिस कप्तान डीजीपी को बुलाएगा, बोला योगी लखनऊ के बॉर्डर में नाम है, तो फिर बोलने नहीं, एक मेरे को लखनऊ बॉर्डर नहीं, गोरखपुर का मठ को चारों तरफ से घेर लो, वहीं से ना निकले। फिर क्या, एक मिनट रुको रुको रुको, पूरा मठ मत घेरो, तो वहाँ लोग आता है, वो जिस कमरे में रहते उस कमरे को बाहर से ताला लगा दो। रुको रुको रुको, उसमें 2 कमरे तो नहीं है ना? नहीं, एक ही कमरे में बंद करो। और हाँ, टेलीफोन वगैरह कटवा लो, मोबाइल हाथ में ले लो, नहीं तो फोन कर देगा। दावे के साथ कह सकते हो कि ये सीन बन जाएगा, क्योंकि ताक में लोग बैठे हैं कि एक बार मौका मिले मुख्यमंत्री की उस कुर्सी को देखने का। बैठने की तो कई लोग हसरत किए हैं, बाबा की वजह से देख भी नहीं पा रहे, डर के मारे उस सीट को। और लोगों को असली पीड़ा यही है, और मेरी भी चिंता यही है। आप बता रहे हैं बड़ी सफाई से, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई आप जाइए, कई लोगों का स्टोर, अरे राहुल गांधी का हुआ, जिसकी जल्दीबाजी में आपने घर खाली करा दिया था, उसको हाई कोर्ट से रिलीफ मिली और वापस संसदीय बहाल हुई। आपने उनको हाई कोर्ट में जाने तक कभी मौका नहीं दिया। जहां जिला कोर्ट का निर्णय, फट कमरा खाली, संसदीय बर्खास्त। संसदीय बर्खास्त और कमरा खाली में इतनी जल्दीबाजी में किए, मैंने अपना फेसबुक लाइव किया था कि इतनी जल्दी जरूरत नहीं थी। उन्हें मौका तो देते, अपने कानूनी सारे विकल्पों को इस्तेमाल करने का मौका तो देते। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो गिल्टी पाए जाते तो पूरा परमानेंट उनको राजनीति से बाहर कर देते, लेकिन आपको ये बर्दाश्त नहीं हुआ। अब इन सब पहले के अनुभवों के हिसाब से लोगों को डर लग रहा है कि क्या होगा, और अगर इस तरह का कुछ होगा तो फिर बहुत बुरा होगा। राजनीति में शुचिता, राजनीति में सामंजस्य और राजनीति में अपनापन आज भी बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं दिख जाता है, वो सब खत्म हो जाएगा। बहुमत उमा भारती के पास भी था, बहुमत मदनलाल खुराना सुषमा स्वराज के पास भी था, कई लोगों के पास है। कितने लोगों का नाम है, मैं तो 2 उदाहरण, चूंकि आप ही का पार्टी का था, आपके सामने रख दिया, आपको इसकी जानकारी होगी। इतिहास तो आपको पढ़ेगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतिहास पढ़े हैं, इनका नहीं पढ़े होंगे, जानते होंगे। मित्रों, जो मैं तब कहा था, मैं बताऊँ, अमित शाह बहुत लंबा चौड़ा बोले, मैं वहाँ नहीं जा रहा। मेरे को 2 ही बात बताना था। एक तो कि अमित शाह राहुल गांधी को दोहरी राजनीतिक चरित्र का कहते हैं, और वो दिख रहा है। आप ही ने एक ईमानदारी का मिसाल पेश किया था, और अब इसमें संदेह व्यक्त कर रहे हैं, वो मैं अपनी बात रख दिया। और दूसरा कि आप कह रहे हैं कि भाई बहुमत तो आपके साथ थी, बहुमत राजनीति में नहीं होती, अवसर में होती है, जिसके अवसर मिला वही बहुमत में है।
आपके मोदी जी की जगह राजनाथ सीट पर बैठे होते, बहुमत उनके साथ होती। नितिन गडकरी बैठे होते, बहुमत उनके साथ होती। जो ABCD बैठा होता, बहुमत उनके साथ होती। बहुमत अवसर के साथ होती, आदमी के साथ नहीं होता। नहीं तो अटल जी सबसे सर्वमान्य नेता थे। कहाँ कोई सोच रहा था कि अटल जी के बाद भी कोई विकल्प होगा। अडवाणी जी के विकल्प के सामने आप खड़ा भी हो नहीं पा रहे थे, पीछे खड़े थे। कहाँ था? और आज वो अडवाणी जी तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए। तो आदमी में नहीं, अवसर में, विकल्प अवसर में होता है, और जो अवसर का इस्तेमाल करता है वही महान होता है और वही शक्तिमान होता है, जैसे अभी आप हैं। मेरा जो शंका है, आदरणीय अमित शाह साहब, गृह मंत्री भारत सरकार, और मोदी के करीबी होने से मोदी के सबसे बड़े वफादार, अब आप है कि नहीं है यह तो मोदी जाने और आप जाने, लेकिन बाहर यही परसेप्शन है। तो मैं परसेप्शन से अलग थोड़े हूँ कि जो बिल आप बना रहे हैं, आप बड़े ईमानदार हैं, बड़ी बड़ी सूझता आप में है। बिल्कुल आपने कहा कि भाई जब मेरे ऊपर आरोप लगा मैं फट से पद त्याग दिया, और जब सब केसों में बरी हुआ तब जाकर के मैं मान लिया। आपने एकदम ऊंचा मापदंड दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में जो सदस्य थे वो, या छोड़ो लाल बहादुर शास्त्री से बड़ा हो गया, जो रेल मंत्रालय में जो दुर्घटना हुआ उसका उन्होंने जो त्याग पत्र दिया, उससे ऊंचा मापदंड आपको बता देता हूँ। लेकिन आपको पता है जब ईडी में शक्ति दी जा रही थी तो आपने सबसे ज़्यादा विरोध किया था। अब आज सबसे ज़्यादा ईडी का दुरुपयोग का आरोप लग रहा है, और वो इसलिए पुख्ता दिख रहा है क्योंकि जितनी गिरफ्तारी हुई उतना कन्विक्शन नहीं हुआ। 0.001% कन्विक्शन हुआ, और बहुत कुछ परसेंट कोर्ट तक गया। बहुत मामले तो कोर्ट तक नहीं गए। तो गिरफ्तारी क्यों हुई? और अगर आपके पास पुख्ता सबूत तक गिरफ्तार कर लेने तक का, तो फिर कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? वो सबूत आपका कोर्ट में धराशायी क्यों हो गए? मैं खूब अच्छी तरह से जानता हूं कि अरविंद केजरीवाल और उसका पूरा मंत्रिमंडल आकंठ बेईमान है, दोषी है। लेकिन फिर लोगों का प्रश्न होगा कि CBI पुख्ता सबूत क्यों नहीं पेश कर सकी? मैं तो इस बात को जानता हूं, और करीब करीब जो प्रबुद्ध लोग हैं, राजनीति को समझने वाले लोग, सब लोग जानते हैं। लेकिन आम भारतीय तो नहीं जानता। आम भारतीय तो यही कहेगा कि झूठा फंसा दिया। और आज केजरीवाल के प्रवक्ता खुले में बोल ही रहे हैं कि देखिए हमारे सत्येंद्र जैन को झूठा फंसाया केजरीवाल। आज केजरीवाल ने ट्वीट भी किया था कि मेरे को तो झूठे मुकदमे में फंसा दिया, और वो कह भी रहा है। जबकि यह सब कुछ आप अरविंद केजरीवाल के उस महाघटिया राजनीतिक विचार के वजह से किया जब वो जेल में रह के सरकार चलाया। वो तो इसलिए सरकार चलाया कि वो उस बात को डर था उसका कि अगर मैं सीट से ढील दिया तो कोई ना कोई ठुल्ला काबिज हो जाएगा, और ठुल्ला कहीं हमको कुल्ला ना कर दे, इसीलिए वो छोड़ नहीं रहा था। मैं दोबारा अरविंद केजरीवाल के लोगों को ठुल्ला कहने के लिए माफ़ी नहीं मांगूंगा, याद कराऊंगा कि ठुल्ला मैंने नहीं कहा मेरे भाई। अरविंद केजरीवाल ने आपको ठुल्ला कहा है, वो ठुल्ला कहे, आपको कुछ भी कहे, कई बढ़िया बढ़िया सब कहे, मैं नहीं कर रहा, संस्कारी आदमी हूँ, ठुल्ले तक तो मैं कह सकता हूँ। तो ये केजरीवाल के शब्दों में आप ठुल्ले हैं। मेरे लिए तो आदमी इंसान है, मंत्री हैं, विधायक हैं, MP हैं, लेकिन केजरीवाल के नज़र में आप सबको सब ठुल्ले हैं। तो केजरीवाल को डर था क्योंकि किसी ठुल्लों ने अगर ठेला पकड़ लिया तो फिर हमको छोड़ेंगे नहीं। फिर वो एक को दिया जिसको लग रहा था कि उसके अलावा उसका कोई प्रशासक नहीं है, इससे कोई खतरा नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। तो अगर कल को दुरुपयोग होगा तो मतलब आपकी स्थिति वही होगा जो AK-47 बनाने वाले वैज्ञानिक कहा था कि मैंने तो समझा था कि आत्मरक्षा में बन रहा है, लेकिन मेरा राइफल आतंकी लेकर के निर्दोष लोगों को मारेंगे। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने AK-47 राइफल क्यों बनाया। तो क्या है आपका एक इस तरह का बयान कि मुझे तो लग रहा था कि यह राजनीति में ऊंचा मापदंड स्थापित करेगा, अब इसका दुरुपयोग हो रहा है, मुझे इस बात का अफसोस है, ये कह देने से हो जाएगा। जब ST का रिपोर्ट बनाया गया आपने और मजबूत किया, उसके बाद से कई निर्दोष लोगों को उसके अंदर फंसाया गया। आपके एक बयान दे देने से सारे लोगों को लाइफ आ जाएगी? नहीं आएगी। केजरीवाल साहब को छोड़ करके बाकी सबने राजनीति में ऊंची मापदंड स्थापित किया है, अदालत के सम्मान आते ही अपना पद त्याग दिया है। सिर्फ एक केजरीवाल की घटियागिरी की वजह से आपको यह कहने का मौका लग गया है। तो एक राजनीतिक कीड़े को सर पर बैठाइए, ये आपका विचार हो सकता है, देश का विचार नहीं है। इसके पहले किसी ने पद को के गंभीरता को और पद के मर्यादा को रखते हुए अदालत का सामना नहीं किया, जेल तो बड़ी दूर की बात है। तो हमारे देश में मापदंड है
और राजनीतिक सूचिता भी है, आपको बिल की जरूरत नहीं है। बिल आप किस उद्देश्य से ला रहे हैं उससे ज़्यादा चर्चा है कि इसका दुरुपयोग कैसे रोकेंगे। तब जबकि हमारे देश में सरेआम झूठी आरोप लगाई जाती है और लोगों को फंसाई जाती है। और 2-3 उदाहरण तो आप ही ने कायम किया है कि जिस आदमी को चक्की पिसिंग एंड पिसिंग का डायलॉग मार के आए थे, अब उसी को राजनीति के अपने संरक्षण में राजनीति के बड्डी हिंदी और उप मुख्यमंत्री बनाने तक चले गए। फिर लोग पूछेंगे ना भाई कि जिस आदमी को आप चक्की पिसवाई कर रहे थे, अब उसको राजनीतिक घिसाई करवा रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। जिस आदमी को कह रहे थे कि ये करप्ट है, उसको आपने पूरी आसाम दे दी। आपने दिया है ना ऐसे लोगों को। तो जब तक यह नहीं अमेंडमेंट होगा कि जिन लोगों पर आरोप आएगा वो कभी आपके सदस्य नहीं होंगे, जैसा कि आज ओवैसी ने कहा है, उसकी बात सही है, मैं उसके बात से सहमत हूँ कि अगर आप किसी आदमी को वारंट जारी करवाते हैं, अरेस्ट करवाते हैं, तो कल भाजपा में ना आ जाए, बिल में ये अमेंडमेंट हो जाए। और सबसे पहले एक अमेंडमेंट हो जानी चाहिए, कानून बन जाना चाहिए कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो पुख्ता आपके पास सबूत हो। अगर वो सबूत अदालत में नहीं टिकता तो जो सज़ा उसको मिली है उसका डबल आपको मिलेगा और आजीवन और आप और आपका परिवार मतदान करने का से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। ये छोटा सा कानून बना दीजिए, इसके बाद इस बिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार बना कर देखिए तो सही, तब पता चलेगा कि आप ईमानदारी के लिए कर रहे हैं कि किसी को धमकाने के लिए कर रहे हैं। प्रश्न बड़ा गंभीर है, विचार जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि यह प्रश्न विचार योग्य है और ये सब तक जाना चाहिए, तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूहों में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है और अगर समस्या को समाधान मिलता है तो वो समाप्त हो जाता है। मैं दावे के साथ तो नहीं कह सकता कि मेरी एक दिन की वीडियो बनाने से एक समस्या समाप्त हो जाएगा, लेकिन एक दिन जरूर समाप्त होगा और उसी दिन के भरोसे से मैं आपके सामने आता रहूँगा और एक महत्वपूर्ण लाता रहूँगा, आपका आशीर्वाद पाता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।